बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जेंडर एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान थ्रू इट्स लास्ट 5 ईयर्स प्लान। पाकिस्तान जो है वो जब भी इसकी नई गवर्नमेंट बनती है तो क्योंकि हर गवर्नमेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, तो हर गवर्नमेंट जो होती है वो अपना 5 साल का जो प्लान होता है उसको वो इम्प्लीमेंट यानी कि करती है या करवाती है, यानी कि उसकी अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं या उसके जो अपने जो मतलब फेजेस होते हैं हर किस्म की डेवलपमेंट के हवाले से 5 साल के अंदर अंदर जो उसने पूरे करने होते हैं और अपने उस एजेंडे को वो इम्प्लीमेंट करवाती है और उनका जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है। इस चीज़ को हम कहते हैं 5 ईयर प्लान। पाकिस्तान का जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान था वो 2013 से 2018 तक था और वो था 11th 5 ईयर प्लान, ठीक है, यानी कि 11वां। पाकिस्तान के इंसेप्शन से लेकर 1947 से लेकर आज तक 2013 से 2018 तक वो जो 5 ईयर प्लान बनता है वो 11वां 5 ईयर प्लान है। जो मौजूदा 5 ईयर प्लान है जो कि 2018 से 2023 तक आलमोस्ट कंटिन्यू रहेगा, इसे हम 12th या 12वां 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। लेकिन ये भी अपना मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि 2020 है, अभी 3 साल में मज़ीद रहते हैं, तो उसके बाद ही हम इसका एनालिसिस कर सकेंगे कि कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट हुई, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन से ऐसे सेक्टर या ऐसे इंस्टीट्यूशन या कौन से प्राइवेट या सरकारी ऐसे इदारे हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट की मज़ीद ज़रूरत है ताकि वहाँ पर वुमेन के राइट्स को मतलब बहाल किया जा सके। तो आज का जो हमारा 5 ईयर प्लान है वो हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा शुरू होता है 2013 से 2018 तक का, ठीक है। 2013 से 2018 तक का ये जो 5 ईयर प्लान है इसमें हम देखेंगे कि मतलब जब हम डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी बातें मतलब हमने एनालिसिस करके बाहर निकालें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अभी यानी कि ना इम्प्रूवमेंट होने वाली है और उन इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ और कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए ताकि वुमेन के जो राइट्स हैं वो बहाल हो सकें, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मतलब कौन से चैलेंजेस और कौन से वो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर यानी कि जो मेजर चैलेंजेस हैं जो 5 ईयर प्लान के अंदर जिनको इम्प्लीमेंट सही तरह से ना किया जा सका, और अगर इम्प्लीमेंट किया गया, उनके ऊपर काम किया गया तो वो इतना अच्छा या इतना बेहतर ना हो सका कि उनको मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सके, ठीक है। सबसे पहला है वीक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन। सबसे जो पहली प्रॉब्लम सामने आई या पहला चैलेंज वो ये कि मतलब वुमेन के हकूक़ के लिए या वुमेन के राइट्स के लिए जो है मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बहुत वीक है, ठीक है। सबसे पहला इशू आ गया। दूसरा इशू है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स वर्क इन द रूरल सेटअप एंड इनफॉर्मल सेक्टर इन द जीडीपी। वो कहता है कि मतलब जो रूरल सेटअप या मतलब देहातों के अंदर जो है वो औरतों को मतलब जो वो काम करती हैं, जो वो अपने खामद का हाथ बटाती हैं, खेती बाड़ी के अंदर करवाती हैं या मतलब लाइफ स्टॉक के अंदर करवाती हैं, मवेशियों के मामलात में करवाती हैं या मतलब कोई भी जो सेटअप जो रूरल एरियाज़ के अंदर आता है तो उसकी रिकॉग्निशन ही कोई नहीं है कि मतलब वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को इग्नोर किया जाता है कि वुमेन भी जो होती है वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाती है अपने काम को उसके काम को करवाने के अंदर, और जब फसल पक जाती है या बेचने का वक्त आता है जो अकेला खामद होता है वो उस तमाम चीज़ का मालिक बन जाता है, ठीक है। और उसी के नाम से जो है वो मतलब सारी की सारी जो प्रोग्रेस है वो कंक्लूड की जाती है कि मतलब जो भी उसका नाम है, जो भी अवार्ड जाता है या जो भी मतलब अप्रिसिएशन जाती है वो मर्द के नाम पे जाती है, औरत का इसमें कोई हक़ नहीं है। तो इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए कि मतलब रूरल एरियाज़ या रूरल सेटअप्स के अंदर जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है वो मतलब मैटर करती है, ठीक है। अच्छा, वुमेन का जो वर्क है वो मैटर करता है। नंबर 3 के ऊपर है लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ एंड एंटाइटलमेंट्स रिगार्डिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। वो कह रहा है कि मतलब चाहे इकोनॉमिक लेवल पे हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे हो, कोई भी ऐसी चीज़ यानी कि जो औरतों के फ़ायदे के लिए हो, मतलब इन तीनों
तीनों लेवल के ऊपर जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, या जो भी एंटाइटलमेंट्स हैं, वहाँ पर जो औरतों की असेसिस है वो इतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं है। मतलब फ़ीमेल को थोड़ी जदोजहद ज़्यादा करनी पड़ती है, या फ़ीमेल को इतने ज़्यादा राइट्स नहीं है कि वो इन तमाम रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ को जो कि सोशल लेवल के ऊपर या इकोनॉमिक लेवल या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उन्हें दिए जाते हैं, तो वहाँ पर वो अप्रोच कर सकें। इतनी ज़्यादा उनको हकूक़ हासिल नहीं है। ये नंबर 3 के ऊपर हो गया। नंबर 4 जो यानी कि चैलेंज है वो है इनइफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इश्यूज़, कि मतलब औरतों की जो इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, एक तो उनके ऊपर इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ नहीं बनती। अगर पॉलिसीज़ बन जाती हैं तो उनको इम्प्लीमेंट सही तरह से नहीं किया जाता, ठीक है, और अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता, यानी कि पॉलिसी फार्मूलेशन का कोई ख़ास तौर पर प्रोसीजर ही नहीं बनाया जाता कि किस तरह औरतों के हकूक़ की पॉलिसी फार्मूलेशन की जाएगी, किस तरह पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, किस तरह उन पॉलिसियों को जनरेट किया जाएगा, यानी कि किस तरह उनके इश्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब इनइफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो है वो औरतों के इश्यूज़ की, वो यानी कि वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 5 है एक्सक्लूजन ऑफ जेंडर कॉन्शियसनेस इन हार्ड सेक्टर, जो मोस्टली हार्ड सेक्टर हैं। अब मुझे यानी कि कंफर्म नहीं कि हार्ड सेक्टर पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, ठीक है। इकोनॉमिक लेवल पे हो गया, लेजिस्लेटर लेवल पे हो गया, मतलब औरतों की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान में जस्ट 20% है, ठीक है, वो भी फिक्स्ड कोटा के ऊपर, ठीक है। अब यानी कि ये भी एक हार्ड सेक्टर में आ गया। प्रोविंशियल लेवल में अगर आ जाए तो ये भी हार्ड सेक्टर में आ गया। या मतलब औरतों के मोस्टली KPK या बलूचिस्तान के इलाके में वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है और मर्दों के मुकाबले में। आप ऐसा समझ लें कि 100 में से सिर्फ 26 औरतें जो है वो KPK में पढ़ पाती हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, और वही अगर एवरेज यानी कि मर्दों की निकाली जाए तो 100 में से 71 लोग जो हैं वो 71 बच्चे जो हैं वो यानी कि इल्म हासिल करते हैं KPK में। यानी कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 26 कहाँ और 71 कहाँ है। तो ये भी हार्ड सेक्टर में आ सकता है। वो कहते हैं कि मतलब वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको यानी कि ना जेंडर कॉन्शियसनेस को यानी कि ना बहुत बाहर निकाल दिया गया इन हार्ड एरियाज़ के अंदर। मतलब ये मैटर नहीं करता कि मतलब औरतों को हकूक़ दिए जाएं या ना दिए जाएं, बस ये मैटर करता है कि मर्दों की हुकूमत वहाँ पर होगी, ठीक है। नंबर 6 के ऊपर जो है वो है डायमेंशन ऑफ जेंडर गैप इन एजुकेशन, हेल्थ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी, कि मतलब औरतों को एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से और कुछ यानी कि ना रिस्ट्रिक्शन होती हैं उनकी मोबिलिटी के हवाले से। मतलब औरतों की मूवमेंट का मसला, यानी कि औरतों एक जगह से दूसरी जगह उनको मूवमेंट में काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन आती हैं, चाहे वो सोशल रिस्ट्रिक्शन है, मॉरल रिस्ट्रिक्शन है, कल्चर रिस्ट्रिक्शन है, या मतलब किसी तरह की भी जो पैट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं मतलब औरतों के ऊपर जो लगा दी जाती हैं कि आप बाहर नहीं निकल सकती हैं, या मतलब ठीक है, मतलब इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। अच्छा, मैं अगर आपको एक न्यूट्रल बंदा होने के नाते बताऊं तो ये जो जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट है ये काफ़ी जगह के ऊपर इस्लामी रवायात और इस्लामी कवानीन की मुखालफत करता है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी ऐसी जगहों के ऊपर, जैसे इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि औरत जो है वो 92 किलोमीटर का जो सफ़र है वो अपने महरम रिश्तेदार के बगैर नहीं कर सकती। इससे अगर वो करेगी तो वो गुनहगार होगी। जबकि यहाँ पर अगर यानी कि ना वो जेंडर स्टडी के अंदर वो बात कर रहा है कि मतलब औरतों को मोबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनको मूवमेंट की आज़ादी होनी चाहिए, वो जहाँ चाहें जा सकें, जहाँ चाहें रह सकें, उनको मुकम्मल तौर पर यानी कि रिस्ट्रिक्शन फ्री उनको ज़िंदगी देनी चाहिए, ठीक है। और उनको यानी कि सोशली कस्टम लेवल के ऊपर, फैमिली लेवल के ऊपर या किसी भी किस्म की उनके ऊपर पाबंदी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ के हक़ में तो नहीं हूँ, क्योंकि मतलब एक इस्लामी या एक मुसलमान होने के नाते हमें इस्लामी रवायात ज़्यादा अजीज़ हैं बनिस्बत इस जेंडर स्टडी के, ठीक है। लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट के तौर पर हमने एक न्यूट्रल रहते हुए इस चीज़ को देखना है, और अपना सिर्फ एक CSS का सब्जेक्ट इसको लेते हुए हमने सिर्फ स्कोरिंग के ट्रेंड को सामने रखना है और सिर्फ उन सवालात के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है कि जो हमें अच्छे मार्क्स दे सकें और हमारी DMC जो है वो इम्प्रूव हो सके, या कल को हमारा जो मेरिट है वो बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस्लामिक और जेंडर स्टडी का इख्तलाफ आता है। मैं वहाँ पर इस्लाम के यानी कि ना ज़ोर बाजू को पकड़ूंगा, ठीक है, और मैं उसी की यानी कि पॉलिसियों को, जहाँ इस्लाम के बनाए हुए कवानीन उसूलों को वो मैं ज़्यादा प्रेफर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि मतलब डायमेंशन ऑफ जेंडर गैप, वो कह रहा है कि मतलब ये नंबर 6 पॉइंट है, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहते हैं करें, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि जेंडर स्टडी का एक ना बहुत बड़ा यानी कि यहाँ जेंडर का एक बहुत हवाले से ये भी
गैप पाया जाता है एजुकेशन, हेल्थ और उनकी मोबिलिटी के अंदर, कि बाज़ दफ़ा मतलब औरतों को मतलब इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती या उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि जब अगर एक आप लड़की या एक औरत की बात कर लें जो यानी कि प्रेग्नेंट होती है, अब उसका अल्ट्रासोनिक वेव्स या मतलब वो जो जिसे हम कहते हैं एक्सरे के ज़रिए भी या वो जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके ज़रिए भी पता लगाया जा सकता है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है उसके पेट में मेल है या फीमेल बच्चा है। अगर फीमेल बच्चा हो तो ज़ाहिर सी बात है कुछ फैमिलीज़ में आज भी उस औरत की फिर इतनी ज़्यादा केयर नहीं की जाती जितना यानी कि उसको एक बेटा पैदा करने के ऊपर जितनी उसको केयर की जाती है, ठीक है। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जो औरतों का मतलब ना उनको होता है रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा दी जाती हैं। जब बड़ी होती है तो उनकी मोबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, और उससे बड़ी होती है तो उनकी एजुकेशन के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, और बड़ी होती है तो उससे यानी कि यही सिखाया जाता है कि ये जो आप अपना आपके माँ बाप का घर है या आपका पराया घर है, और जो आपका असली घर है वो आपके हस्बैंड का घर है। और बाज़ औक़ात यानी कि जेंडर स्टडी ये भी कहती है कि मतलब उनको फोर्सफुली जल्दी शादियां उनकी कर दी जाती हैं, और उनको मतलब बेशक उनका हस्बैंड जैसा कैसा भी हो उनको फोर्स किया जाता है कि आपने जीना है या मरना है अपने खामंद के घर ही रहना है। तो इन तमाम मामलात में वो कहते हैं कि ये भी जो है एक बहुत बड़ा गैप पाया जाता है, जेंडर गैप जिसे वो कहते हैं कि मतलब इसकी डायमेंशन भी ठीक होनी चाहिए। नंबर 7 के ऊपर वो कहता है कि इनएडिक्वेट हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव आउटकम्स, ठीक है। इनएडिक्वेट हेल्थ मतलब उनकी, जैसे हमने पहले बात कर ली कि उनकी मतलब बाज़ कहता है हेल्थ के मामलात में इतनी ज़्यादा औरतों की केयर नहीं की जाती, और उनके रिप्रोडक्टिव आउटकम से मुराद क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ीमेल है, मिसाल के तौर पर मैं आपको अमेरिका की और इटली की एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका और इटली में अगर हम बात करें तो जो फ़ीमेल की जिसके यहाँ बेटा पैदा होता है उसको तकरीबन मतलब 20 वीक्स आलमोस्ट रिक्वायर होते हैं, यानी कि ना बच्चा मतलब पैदा होने के बाद आई थिंक सो मतलब उसे जो छुट्टी वगैरह चाहिए होती है आई थिंक सो इतनी है 20 वीक्स। तो उसमें क्या होता है 20 वीक्स की ना उसको यानी कि ना पे दी जाती है। ये इटली में अगर वो औरत कहीं जॉब कर रही है तो उसे 20 वीक्स की पे जो है वो दी जाती है, उससे काम पे भी नहीं बुलाया जाता और उसे पे भी किया जाता है। जबकि अमेरिका के अंदर सिर्फ 12 वीक्स की का पे किया जाता है, जबकि बाकी जो 8 वीक्स हैं उसका उससे पे नहीं किया जाता। तो ये भी यहाँ पे वो कह रहा है कि मतलब ये भी उसका रिप्रोडक्टिव यानी कि हक बनता है कि जब वो बच्चा पैदा करती है तो क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है कि भाई बच्चा उसने पैदा करना है तो उसको उसके यानी कि ना हकूक़ दिए जाएँ, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उसके बच्चे की उसकी अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसको उसकी न्यूट्रिशन जो है वो अच्छी रखी जाए, खुराक उसे अच्छी दी जाए ताकि उसकी भी सेहत और उसके बच्चे की भी सेहत जो है वो ठीक रहे, ठीक है। अच्छा, सबसे जो आखिर में है नंबर 8 या 9 के ऊपर वो है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन रिगार्डिंग द डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। वो कह रहे हैं कि मतलब औरतों के पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है, उनको इतना बताया ही नहीं जाता कि आपके हकूक़ कौन से हैं, यानी कि उनको इतना पता ही नहीं होता कि वो कौन कौन से हकूक़ जो हैं वो मतलब ले सकती हैं, कौन से मामलात में उन्हें कौन से हक़ दिए गए हैं, कौन से क्रिमिनल वायलेंस के अंदर यानी कि मतलब कौन से डोमेस्टिक वायलेंस में उन्हें क्या हक़ हासिल है। तो इसकी भी थोड़ी अवेयरनेस जो है वो औरतों को होनी चाहिए ताकि चाहे वो मीडिया कैंपेन हो, चाहे वो जैसे कैसे भी औरतों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से राइट्स जो हैं वो उनके पास होते हैं। अच्छा जी, आगे वो बात करता है कि मतलब ना इन तमाम चैलेंजेस को मीट करने के लिए या इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कौन सा प्लान जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या कौन सी पॉलिसी जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि ताकि इन चैलेंजेस को पूरा किया जा सके। सबसे पहला जो मतलब वो सजेशन देता है वो कहता है कि क्या होना चाहिए, एंश्योरिंग वुमेन राइट्स टू ऑनरशिप ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट, कि मतलब औरतों को मतलब इस चीज़ का हक़ मिलना चाहिए, यानी कि उनको विरासत के अंदर इस चीज़ का हक़ मिलना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी मूवेबल है, कौन सी इमूवेबल है, ठीक है, और उनको इस चीज़ के ऊपर उनका हक़ मिलना चाहिए, जायदाद के अंदर उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, ठीक है। ये मतलब उनको पहला ऑनरशिप राइट उनको होना चाहिए, प्रॉपर्टी ओनरशिप या उसके ऊपर असेसिस उन्हें होनी चाहिए, ये नंबर 1 है। नंबर 2 के ऊपर वो कह रहा है प्रोवाइड असेसिस टू लीगल, रिलीजियस एंड सोशल राइट्स एंड रिसोर्सेज टू वुमेन, कि मतलब औरतों को तमाम किस्म के लीगल राइट्स, रिलीजियस राइट्स और सोशल राइट्स और साथ ही साथ उनके जो रिसोर्सेज हैं वुमेन के रिसोर्सेज उनके ऊपर भी उनको असेसिस हासिल होनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 के ऊपर वो कह रहा है कि प्रोटेक्ट
वुमेन्स मोबिलिटी एंड लिवलीहुड, के मतलब औरतों की मोबिलिटी को, यानी कि औरतें यानी कि उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, यानी कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ मतलब उनका जो लिवलीहुड है, यानी कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनको मतलब ज़िंदा रहने का वो उनको हक़ होना चाहिए, ठीक है, मतलब उनकी ज़िंदगी के तमाम किस्म के जो पहलू हैं उसको जीने का उन्हें हक़ हासिल होना चाहिए, ठीक है। स्पेशली तौर पर वो कहता है कि किन इलाकों के अंदर, वो कह रहा है कि मोस्टली उन इलाकों के अंदर जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, या जो रूरल एरियाज़ हैं, या जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर यानी कि ना ये जो मतलब इज़्ज़त के मामलात के ऊपर या गैरत के मामलात के ऊपर जो कत्ल कर देते हैं, वहाँ पर औरतों को यानी कि राइट ऑफ लिवलीहुड होना चाहिए, उनको राइट ऑफ मोबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, ये उनको यानी कि इन हवाले से प्रोटेक्ट किया जाए। ये नंबर 3 पॉइंट हो गया। नंबर 4 के ऊपर वो पॉइंट ये कहता है कि अर्जेंट रिड्रेसल अगेंस्ट अनजस्ट एंड इलीगल पैट्रियार्कल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। वो कहता है कि मतलब जो इलीगल तौर के ऊपर मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं औरतों के ऊपर, या इलीगल जो कस्टम्स होते हैं, पैट्रियार्कल कस्टम से मुराद है कि मतलब जो पुरानी रवायात चलती आ रही हैं, ठीक है, यानी कि हमारे ख़ानदान में ये परम्परित होती है, हमारे ख़ानदान की ये रवायत होती है कि ये होता है वो होता है, बेटियां ऐसे नहीं कर सकती हैं, बेटियां इतना नहीं पढ़ सकती हैं, बेटियां यानी कि अपने हकूक़ का मुतालबा नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो या मतलब बाकायदा तौर पर एक या मतलब डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट या मतलब हॉनर किलिंग के अगेंस्ट जो है वो जो भी कस्टम है या जो भी जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जाए। उनके जो मतलब कोई अगर मतलब सर्वाइवल है इन विक्टिम्स का, जो भी औरत यानी कि इन तमाम चीज़ों से सफ़र हुई है तो उसे जल्द अज जल्द जो है वो उसको मतलब इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर 5 के ऊपर वो जो बात करता है वो कहता है कि रिड्रेसल ऑफ द डिसअप्रोप्रिएट एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर सर्विसेज। वो कहता है कि औरतों को हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में या दूसरी तमाम किस्म की सर्विसेज के मुकाबले में उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, ठीक है। उनकी मतलब कोई भी अगर यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको रिमूव करके बाकायदा तौर पर मेरिट बेस के ऊपर जो है वो औरतों को उनके हकूक़ जो है वो मिलने चाहिए। अच्छा, नंबर 6 के ऊपर वो ये कहता है नंबर 6 के ऊपर वो ये बात करता है कि रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स कंट्रीब्यूशन इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि मतलब किसी भी किस्म की जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल लेवल के ऊपर है या वो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर कोई भी जो डेवलपमेंट है, वहाँ पर औरतों की कंट्रीब्यूशन को या फीमेल के हकूक़ को मतलब वाज़े किया जाए, ठीक है, यानी कि उनकी कंट्रीब्यूशन को लाजमी किया जाए। इसके साथ वो अगली बात ये करता है कि उनको रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स जो उनको डिज़र्व करते हैं वो भी उन्हें देने चाहिए। रिप्रोडक्टिव बेनिफिट्स में वो क्या कहता है कि जो भी औरत हामला है या मतलब कोई भी जो औरत है मतलब उसको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देने चाहिए, ठीक है, यानी कि फ्लेक्सिबल मतलब अगर औरतों की निस्बत मर्दों की निस्बत औरतों को थोड़ा कम मशक्क़त वाला देना चाहिए कि उन्हें यानी कि रिफ्लेक्सिव वर्किंग आवर्स देने चाहिए, उनको लीव्स के उनके यानी कि राइट्स देने चाहिए, उनको डे केयर फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उन्हें इक्वल एंटाइटलमेंट देनी चाहिए, किसी भी किस्म की यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैनेजमेंट के अंदर होती है, यानी कि किसी भी किस्म की मैनेजरियल या लीडरशिप उनको अप्रोच मिलनी चाहिए ताकि वो अपने हकूक़ को मतलब ज़ाया होने से बचा सकें, ठीक है। अच्छा, नंबर 7 के ऊपर वो ये बात करता है इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द फेडरल एंड प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स। वो कहता है कि जो मतलब वफाकी सतह के ऊपर और सूबाई सतह के ऊपर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो भी यानी कि औरतों के हकूक़ की बात करते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उनको एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, और प्रोविंशियल और लोकल और फेडरल गवर्नमेंट की हेल्प लेते हुए उनको पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के अंदर भी गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नंबर 8 के ऊपर वो कहता है कि प्रोविजन ऑफ स्पीडी जस्टिस टू सर्वाइवर ऑफ वायलेंस। वो कहता है कि मतलब वो औरतें जिनके ऊपर जुल्म हुआ, ठीक है, यानी कि जो वायलेंस की सर्वाइवर हैं या जो विक्टिम बनी किसी भी किस्म के डोमेस्टिक वायलेंस का, सेक्सुअल असाल्ट का या किसी भी किस्म के वायलेंस का, तो उन्हें स्पीडी ट्रायल के ऊपर उनको इंसाफ मिलना चाहिए, यानी कि जल्द अज जल्द उनको इंसाफ जो है वो फराहम करना चाहिए। इसके आगे वो कुछ ना मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजीज़ की बात करता है। वो कहता है
है कि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जो गवर्नमेंट के लेवल को अपनानी चाहिए या जो लेजिस्लेचर के लेवल के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। नंबर 1 के ऊपर वो कहता है कि मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ लेजिस्लेशन वेयर रिक्वायर्ड, कि मतलब लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर को जहाँ पर हो सके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। कैसे इम्प्रूव करना चाहिए? मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मतलब औरतों को जो हक़ हासिल है, मतलब औरतों के जो हकूक़ हैं गवर्नमेंट के अंदर उनके इम्प्लीमेंटेशन होने के, या मतलब उनका गवर्नमेंट को रन करने के अंदर औरतों की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो 30% होनी चाहिए, यानी कि 70% मेल्स की सीटें और 30% फीमेल्स की सीटें। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 20% जो है वो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि 20% से ज़्यादा ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो बढ़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल तक लाया जा रहा है, ताकि 30% जो है वो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की जाए। ठीक है, वो मतलब इस हवाले से कह रहा है कि जहाँ पर हो सके लेजिस्लेशन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। नंबर 2 के ऊपर लेजिस्लेशंस एनफोर्समेंट टू इम्प्रूव वुमेन एक्सेस टू फैमिली रिसोर्सेज एंड इनहेरिटेंस, के मतलब लेजिस्लेचर को ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि जो औरतों को उनके फैमिली के रिसोर्सेज और उनकी फैमिली के एसेट्स के ऊपर उनका हक यानी कि बराबर का उन्हें मिलना चाहिए। यानी कि इस्लाम के अंदर अगर औरत का बेटी का अगर तीसरा हिस्सा है तो वो उसे बाकायदा तौर पर मिलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो उसका हक जो है वो पामाल किया जाए। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर है इरेडिकेटिंग ऑफ एंटी वुमेन कल्चर या ट्रेडिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल खड़ो खड़ी मतलब मिसाल के तौर पर ये होता है कि बाज़ औक़ात जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं वो एक दूसरे को बेटियाँ देकर जो है वो निपटाई जाती हैं। तो ऐसे मामलात के ऊपर जो है वो या मतलब एंटी वुमेन जो रूल्स होते हैं, जो एंटी वुमेन ट्रेडिशंस हैं, जो एंटी वुमेन कल्चर हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, इरेडिकेट किया जाए। ठीक है, अच्छा नंबर 4 के ऊपर वो कहता है कि डिसमेंटलिंग ऑफ पैरेलल इनफॉर्मल जुडिशल सिस्टम, कि मतलब औरतों को के लिए जो जुडिशल सिस्टम है वो थोड़ा स्पीडी होना चाहिए। ठीक है, और साथ साथ वो मतलब ये भी कह रहा है कि जो सर्वाइवर हों वायलेंस के उनको भी स्पीडी ट्रायल के ज़रिए जो है वो जल्दी उनका इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे वो कुछ और बातें करता है। वो कह रहा है टू अचीव द अबव मेंशन्ड ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक मेजर्स वर चार्ट आउट। वो कहता है कि जो हमने शुरू में यानी कि इससे पहले हमने बातें की, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट अब कैसे किया जाए। ठीक है, पॉलिसीज़ वगैरह तो बन गई, अब उनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाए। सबसे पहले वो कहता है कि एडॉप्शन ऑफ होलिस्टिक अप्रोच टू फार्मुलेट, इम्प्लीमेंट एंड डिसेमिनेट पॉलिसीज़, प्लान्स एंड लॉज टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ वुमेन। वो कहता है कि मतलब हर किस्म के लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बाकायदा तौर पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच अगर आप फार्मुलेट करते हैं और मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान और लॉज और इम्प्लीमेंटेशन अगर आप यानी कि पॉलिसीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसके ज़रिए जो है वो औरतों के लाइफ जो है वो इम्प्रूव की जा सकती है। यानी कि किसी भी किस्म की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, बाकायदा तौर पर एक प्लान होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक लॉ या कानून जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए, ताकि औरतों के जो हकूक़ हैं वो उनको यानी कि उनके राइट्स दिए जा सकें। ये पहले नंबर पर वो बात करता है। नंबर 2 में वो बात करता है कि जेंडर सेंसिटिव अप्रोच होनी चाहिए। वो कहता है कि आप किसी भी किस्म का लॉ क्यों ना बनाएं, किसी भी किस्म की पॉलिसी इम्प्लीमेंट क्यों ना करें, चाहे वो यानी कि उस इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको जेंडर सेंसिटिविटी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। जेंडर सेंसिटिव अप्रोच जो है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि औरतों की तरफदारी थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए बनिस्बत मर्दों के। ठीक है, अगली वो बात करता है नंबर 3 के ऊपर। वो कहता है कि हाईलाइट एन इल्लीगल फैमिली नॉर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मतलब ऐसे जबर या मतलब ऐसे जुल्म सितम जो औरतों के ऊपर होते हैं उनको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि प्रैक्टिस बेस्ड ऑन इल्लीगल कल्चर। ठीक है, यानी कि जो भी ऐसा अमल जो इल्लीगल कल्चर या इल्लीगल फैमिली ट्रेडिशन या कस्टमरी नॉर्म्स के ऊपर किया जाए। ठीक है, उसको मतलब उसका जो इम्पैक्ट है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, या मतलब चाहे वो जिस लेवल पे भी उस यानी कि इल्लीगल ट्रेडिशन का जो मतलब उसका जो इफ़ेक्ट आएगा उसको हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं और उसको फिर एक्सचेंज यानी कि उसको वही बात होगी कि उसको इरेडिकेट किया जाए, एलिमिनेट किया जाए या रिड्यूस किया जाएगा इन
तमाम किस्म के जो इलीगल फैमिली नाम्स होंगे, ठीक है। नंबर 4 के ऊपर वो बात करता है, वो कहता है कि कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन टू एनहांस फॉर इंटीग्रेटिंग जेंडर प्रॉस्पेक्ट्स इन डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। वही बात आ गई कि मतलब औरतों की जो मतलब लेजिस्लेशन के अंदर जो औरतों के हकूक़ हैं वो ज़्यादा बढ़ाए जाएं, या मतलब तमाम के तमाम ऐसे प्रोसेस जहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती है, जहाँ पर फ़ैसले होते हैं, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल हो, चाहे वो लेजिस्लेचर का लेवल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल ही क्यों ना हो, चाहे वो कम्युनिटी लेवल ही क्यों ना हो, जहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग की जाती है या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उस मुकाम पे ऊपर जो औरतें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है, ताकि औरतों की तरफदारी कर सकें और वो वाले हकूक़ सामने लेकर आएँ, या मतलब उन चीज़ों को सामने लेकर आएँ जो एक औरत को चाहिए होती हैं एक माशरे में रहते हुए, ठीक है। यानी कि किसी भी किस्म के डिसीजन मेकिंग के अंदर वुमेन के पार्टिसिपेशन को लाजमी करार दिया जाए। अच्छा, आगे वो कहता है कि मतलब कुछ यानी कि ना फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग एरियाज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जैसे नंबर 1, आइडेंटिफाइंग बैरियर्स टू वुमेन पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, कि आपको वो तमाम किस्म के बैरियर्स आपको पता होना चाहिए जो वुमेन की डेवलपमेंट को सामने आने से रोकते हैं, ठीक है। यानी कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं, सबसे पहले आप उन बैरियर्स को सामने लेकर आएँ या उन बैरियर्स को काउंट करें कि वो कौन से लेवल के ऊपर हैं और मतलब जो वुमेन की डेवलपमेंट में हर्डल पैदा कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर वो कहता है कि बेनिफिट्स ऑफ कोटा एट ऑल लेवल्स एंड इट्स एक्सपेंशन टू ऑल फील्ड्स। वो कहता है कि मतलब कोटा सिस्टम होना चाहिए। कोटा सिस्टम से क्या मुराद, मैंने पहले आपको कही कि मतलब किसी भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, उसके अंदर औरतों के स्पेसिफिकली उन्हें हकूक़ थोड़े ज़्यादा मिलने चाहिए। कोटा सिस्टम ये होता है कि आप यानी कि ना फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बलोचिस्तान या KPK या रूरल सिंध जो है, वहाँ पर जो है वो कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम एक होता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए कोटा सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि मतलब आप कोटा सिस्टम जो है वो औरतों के लिए बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, ताकि तमाम किस्म के लेवल के ऊपर या हर फील्ड के अंदर जो है वो औरतों की रिप्रेजेंटेशन हो सके और औरतें जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो आ सकें, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए। R&D के ज़रिए आपको कुछ ऐसी रिसर्च करनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आप हेल्प ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, यूनिवर्सिटीज़ की, इंस्टीट्यूशंस की, ताकि आप किसी भी किस्म का जो प्रैक्टिस और थ्योरी का जो गैप है उनको आपस में मिला सकें, ठीक है। यानी कि एक ग्राउंड रियलिटी और चीज़ होती है और एक थ्योरी और चीज़ होती है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकल लेवल और ग्राउंड लेवल के ऊपर आप दोनों चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकें अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प लेकर, ठीक है। अच्छा, अगली वो जो बात करता है वो कहता है कि इंटरलिंकिंग ऑफ लेजिस्लेटिव फार्मूलेशन विद इफ़ेक्टिव, यानी कि यहाँ पर वो ये बात करता है कि औरतों की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए उनकी स्किल ट्रेनिंग के ज़रिए, या मतलब स्किल डेवलपमेंट उनकी होनी चाहिए, ताकि औरतें जो हैं मतलब किसी भी किस्म की यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई या मैनेजरियल ट्रेनिंग हो गई, लीडरशिप ट्रेनिंग हो गई, ताकि औरतों को मतलब उनके हकूक़ मिल सकें, औरतों को हुनर आ सके, उन्हें स्किल आ सके और वो अपनी ज़िंदगी को खुद अपने बलबूते के ऊपर भी जी सकें, या मतलब अपने हस्बैंड का हाथ जो है वो बटा सकें। अच्छा, आगे वो यानी कि ना कुछ और बातें करता है। वो कहता है कि लीगल एम्पावरमेंट टू वुमेन टू बी इनहांस थ्रू सेट ऑफ पॉलिसीज़। वो कहता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आपको सेट करनी चाहिए जो वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनफोर्समेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लॉज एंड अमेंडमेंट्स वेयर नीडिड। वो कहता है कि मतलब जहाँ जहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिन जिन लॉज के अंदर अमेंडमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर अमेंडमेंट की जाए, जहाँ पर नए कवानीन को बनाने की ज़रूरत है वहाँ पर औरतों के हकूक़ को सामने रखते हुए नए कवानीन भी बनाए जाएँ, ठीक है, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। वुमेन एम्पावरमेंट से क्या मुराद है कि औरतों को फ़ैसला करने का हक़ जो है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगली बात वो करता है, वो कहता है कि प्रोवाइडिंग फ्री लीगल असिस्टेंस एंड असेसिस, के मतलब उनको एक फ्री लीगल असिस्टेंस और असेसिस हासिल होनी चाहिए किसी भी किस्म के अपने हक़ के लिए, ठीक है। साथ में वो कहता है कि उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक
प्रोसेस है, चाहे वो कम्युनिटी प्रोसेस है, यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी जो लेवल है, तकरीबन हर लेवल के ऊपर एट ऑल लेवल वुमेन पार्टिसिपेशन इज़ नेसेसरी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, आगे वो बात करता है कि मतलब अवेयरनेस रेजिंग होनी चाहिए, दैट वी कैन take help from media campaigns. This can raise awareness of women's rights among different women of different cultures. Okay, next वो बात करता है कि monitoring women specific crimes, that we need to monitor those specific crimes that mostly women or mostly females are suffer from these rights, and we need to eliminate this gender discrimination and also implement such policies that are helpful to implement women rights and independence of women. Okay, तो आज के लिए इतनी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।